नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई गई। यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरिया पार्कों में हवा खाने आती है, हंसती है, दौड़ती है, फूल पौधों से खेलती है, किसी का इधर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, वह बिल्कुल गैर मामूली बात है। अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं। बूढ़े भी, जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहीं ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा में आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिमा निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिनों की छुट्टियों में ओमलियंस रेस होने वाले हैं। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह नहीं मिली? हासिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है। लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं कहती। वेश्या अगर बेशर्म न हो तो वह वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती है। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहाँ से जाना सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती है। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रियाएं हुई होगी और साथ के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछ ही क्यों न ले। निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसास जताएंगे। और जो कहीं झिझक दे तो? झिझकने की कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी गत यौवनाएं तक सोए रस भरी बातें सुनकर फूल उठती है। यह तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया। शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है। कहीं खरे खरे कवियों की सी बातें करेंगे। जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? केवल खड़े रहना पास तो मैं डालूंगा। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है। और यह वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल की दुनिया युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी है। फॉरवर्ड युवतियों युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगाए। लेकिन दिल में वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठे। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूँ वेश्या है और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो 10-10 की लगी बाजी। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो कोई जवानी ढूंढ रहे हो। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल। दूसरे के बाल कब पके हुए पर कमर सीधी, इकहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए। दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील है, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील, देखा यह 20वीं सदी का करामात। डॉक्टर, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं।
किसी भले घर की लड़की वेश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फूहड़ नहीं होती और भले घर की लड़की फूहड़ होती है। नई आज़ादी है, नया नशा है। हम लोगों को तो बुरी भली कट गई। जिसके सिर आ जाएगी वह झेलेंगे। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई, मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्त में तो कहीं कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना, युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष को जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा करियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर होता है। अगर यह बात न होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं न चले आते। मैं तो आंखें भर कर देख भी न सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाए और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो। आप कुछ दिन आकोसा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लुटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से भी मेरी बात पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह मेरा जिम्मा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात यह कि कभी कभी मैं भी इसके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप किस फेर में? इसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। न 100 मंकी ग्लैर, न एक रमणी का बाहुपास। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विलास को, उसके बिखरे हुए केसों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखे और अपनी छाती पीटे। इस तरह चला जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम करते हैं जवान कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती है। जवान तो छिछोरे, उच्च श्रृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं। यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसे से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर जब अपने लड़के दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेला लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो गई थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियाँ, एक वृद्धा, दूसरी नवयवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं, बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो वेश्या मालूम होती है। वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है। कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाइयाँ है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो
गौरवशीलता और सजलता है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाबाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती है। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता को ढोंग करती है। जो बलवान है वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल है वही अकड़ करती है। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष के स्त्री से पर्दा नहीं करता। अब मुंह न खुलवाओ मीनू। इस छोकरी को जागा कर कह दो, जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज टांग फैलाए पड़ी है। नहीं, यहाँ नहीं, नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी। ठंडक पाकर बेचारी की आंखें लग गई है। रात भर यही रही है, कुछ कुछ बदती है। मीनी युवती के पास आकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना चिढ़ आया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ गया। क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ गया जाया करता था। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई थी पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे होश न रहा। अब मैं भी खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है मैं सिर गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को आप जानती होगी, वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, यह तो अभी इधर से ही गए थे। सच? लेकिन मुझे पहचाना कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप लड़के उसके बसंत लाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंत लाल तो कभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, किसी को बुला लाइए। बसंत लाल भी वही खड़ा है, उसे बुला दूं? तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम के घर। मैं आज ही मिस्टर बसंत लाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी साथ ले लिया होता, इसलिए कोई ज़रूरत न पड़ती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।